छात्रों, हम आपके लिए एक बार फिर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की क्लास लेकर आए हैं और ये 50वीं क्लास है। प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग का। तो क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रश्न आपके सामने है। रिया को 50 वोल्ट की वोल्टता को प्रेरित करने के लिए एक परिनालिका के बर्तनों की संख्या की गणना करनी है। परिनालिका की गुहिका में चुंबकीय अवयव 70 एम वेबर से 20 एम वेबर प्रति समय 0.208 परिवर्तन होता है। इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर क्या होगा? कैसे करेंगे? देखो, प्रश्न के अनुसार निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न में सॉल्यूशन। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ई क्या है? 50 वोल्ट। इसका उत्तर क्या होगा? चुंबकीय करने के लिए एक प्रणाली के बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या होगी या चक्करों की? चक्करों की। बर्तनों क्या है? चक्करों की संख्या है एन। एन पूछ रहे हैं। फ्लक्स निकालते हैं इसके लिए। फ्लक्स डी फाई बराबर कितना है? 70 से 20। तो 70 माइनस 20 बराबर कितना हो गया? 50 एम वेबर। ठीक है। और इससे करेंगे वेबर में 50 मिली वेबर को करेंगे 50 गुणा 10 माइनस के 3 वेबर। मिली वेबर को वेबर में बना दिया। अब समय क्या है? 0.20। ये है ना 2.020 सेकेंड है। ये क्या है? सेकेंड। तो ये सेकेंड इतना, जो कि ई बराबर क्या होता है? माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। इसलिए एन बराबर ई गुणा डी टी अपॉन डी फाई। ये हो गया। अब इसके मान रख दो। 50 गुणा 0.20 अपॉन डी फाई। ये है 50 गुणा 10⁻³ 50 से 50 कट गया। 10⁻³ को ऊपर ले गए तो एन बराबर हो जाएगा ये 0.20 गुणा 10⁻³ 0.20 और गुणा 1000 बोलते हैं इसे। एक के नीचे 3 जीरो लिख दी। 20 में गुणा करेंगे 2 1 2 3 2 पॉइंट इतना हो गया। एक पॉइंट यहाँ लग गया तो ये बराबर आ गया 200। एन का मान कितना आ गया? 200। 200 आ गया। यही आंसर है। तो विकल्प में देखिए, विकल्प कौन सा है? विकल्प हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध पर सिल्वर बैंड का टॉलरेंस है कितना होता है? तो भाई सिल्वर का टॉलरेंस बैंड 10% और 0.1 होता है। 0.1 होता है। ठीक है। कलर, रंग, तो विकल्प इसमें सी सही है। जैसे ब्लैक कलर का डिजिटल संख्या तो मान 0 होता है। गुणांक 10⁻0 1 हो गया। और टॉलरेंस कुछ नहीं होता। ब्राउन में डिजिटल मान 1 होता है और इसका मल्टीपल गुणांक 10⁻1 10 प्लस माइनस 1। ब्राउन का होता है प्लस माइनस 1%। और भाई रेड का होता है प्लस माइनस 2%। ऑरेंज डिजिटल मान 3 होता है 10⁻3 गुणांक इसका, लेकिन कुछ नहीं है। येलो में संख्यात्मक 4 और मल्टीपल गुणांक 10⁻4 होता है। इसका भी कुछ नहीं है टॉलरेंस। येलो का डिजिटल संख्यात्मक मान होता है येलो का 4 और गुणक होता है इसका 10⁻4। सहनशीलता कुछ नहीं होती इसकी भी। ग्रीन का 5 10⁻5 गुणक कुछ नहीं सहनशीलता। ब्लू की 6
10⁻6 गुणक, इसकी भी टॉलरेंस कुछ नहीं है। वायलेट का डिजिट है 7, 10⁻7 गुणक, इसका भी टॉलरेंस नहीं है। ग्री का 8 8 है डिजिट, 8 डिजिट है इसका, 10⁻8 गुणक है मल्टीपल्स, लेकिन टॉलरेंस कुछ नहीं है इसका। वाइट का डिजिट है 9 और इसका मल्टीपल गुणक है 10⁻9, इसका टॉलरेंस नहीं है। देखिए गोल्ड 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 का डिजिट तो नहीं है, लेकिन इसका मल्टीपल होता है 10⁻1 बराबर 0.1 और इसका टॉलरेंस होता है ±5%। और भाई सिल्वर सिल्वर का डिजिट कुछ नहीं है, मल्टीपल गुणक होता है इसका 10⁻2 और 0.01 और इसका टॉलरेंस होता है ±10%। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समानांतर परिपथ में वोल्टता का अनुप्रयोग नहीं है। घरेलू उपकरण, वोल्टेज विभाजक, समानांतर संधारित्र, पावर रिंग। ध्यान से देखें, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से हाउस होल्ड एप्लीकेशंस, पैरेलल कैपेसिटर और पावर रिंग में वोल्टेज का यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन वोल्टेज डिवाइडर वोल्टेज का एप्लीकेशन नहीं है। वोल्टेज डिवाइडर एक सीरीज सर्किट होता है जो कि पॉजिटिव लाइन सर्किट होता है, जो आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज के फ्रैक्शन में देता है। तो इसका विकल्प बी बिल्कुल सही है, वोल्टेज विभाजक। ये बनता है, फिगर के द्वारा समझाते हैं आपको। वी इन्फिनिटी और Z2 वी इन्फिनिटी अपॉन Z1 प्लस Z2। आउट करो इसे, क्योंकि आउट ये है, आउट यहाँ से यहाँ तक, ये आउट हो गया, ये बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। अब देखिए, दिए गए परिपथ में परिपथ दे रखा है 30 ओम प्रतिरोधक के आर पार वोल्टता का पता लगाएं। 30 ओम प्रतिरोध के आर पार वोल्टता का पता लगाएं, तो कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखें। देखो, ये तो फिगर बनाई हुआ है, ठीक है ना, दिया है सर्किट दे रखा है, ये सर्किट अब इस सर्किट में हम करें, देखो ये हो गया और भाई ये हो गया और इधर 30 वाला ये हो गया और ये 100 वोल्ट ये आ गया और ये इसी का है ना, ये 8 वोल्ट ऐसे जा रहा है ना, तो ये इसी का है, ये 30 वोल्ट और ये हो गया 2 वोल्ट, 2 ओम ओम है, ओम 30 ओम और 2 ओम, ये बन गया। ठीक है ना, ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए, लूप ए बी, इसे हम नामकरण कर दें इसका, ए बी सी और डी। लूप ए बी डी सी, ए बी डी सी में KVL केवल लगाने पर क्या होगा, माइनस के 40, ये है 40 वोल्ट, प्लस 81 प्लस 100, 8I, ये एम्पियर धारा, 8I प्लस 100 प्लस 2I प्लस के 30I इक्वल 0 है। अब देखो, 30 तो 32 और 8 40I, 40 एम्पियर और प्लस 100 में से 40 गए 60 हो गए बराबर 0, या 40I बराबर माइनस के 60
और आई बराबर -60/40। 0 0 कट गया, 2 3 6 2 दूनी 4 -3 बटे 2। इतना हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखो, अतः 300 ओम प्रतिरोध, 300 ओम प्रतिरोध के एक्रॉस वोल्टेज V बराबर IR, और V बराबर क्या होगा, V बराबर -3/2 इंटू 30 बराबर माइनस के 2 से 15 बार कटेगा, ये 15 3 45 हो गया, 45 मोट V बराबर कितना है 45 वोल्ट। समझ में आ गया। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, ध्यान से देख लिया सभी ने, विकल्प बी करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया ना सभी के। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी माप इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी माप इकाई होती है, वोल्टेज की, आवेश की, संवेग की या ऊर्जा की, किसकी होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ऊर्जा की, एनर्जी की। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की माप की इकाई है। W बराबर Q/V। Q कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1 वोल्ट दे दिया इसमें, तो ये हो गया 1.6 गुणा 10⁻⁻19 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है परिपथ विश्लेषण की नोडल पद्धति किस पर आधारित है। KVL और ओम्स लॉ, KCL और ओम्स लॉ, KCL KVL, KCL KVL और ओम्स लॉ। तो परिपथ विश्लेषण की मॉडल पद्धति KCL ओम्स लॉ पर आधारित है, विकल्प 20 का सही आंसर है। परिपथ विश्लेषण की नोडल पद्धति, नोडल मेथड KCL और ओम्स लॉ पर आधारित है। मेश पद्धति KVL और ओम के नियम पर आधारित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न। अब देखिए, प्रश्न है कि प्रत्येक 220 वोल्ट निर्धारित 100 वाट और 200 वाट के दो लैंप को श्रेणी में रखा जाता है और 440 वोल्टेज को उनके एक्रॉस लगाया जाता है, तब केवल 100 वाट का लैंप फ्यूज होगा, केवल 200 लैंप फ्यूज होंगे, 200 वाट वाला दोनों लैंप फ्यूज होंगे, या कोई लैंप फ्यूज नहीं होगा। ध्यान से इस सवाल का आंसर देखिए, सॉल्यूशन दिया है, क्या क्या दे रखा है। P1 बराबर 100 वाट क्षमता है, 100 वाट, और P2 दे रखा है 200 वाट, और V दे रखा है 220 वोल्ट, ये वाला। ठीक है ना। अब देखिए, टू लैंप्स रेजिस्टेंस R connected in series with 440 वोल्ट, दोनों लैंप 440 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए। ठीक है भाई, देखो R1 R2 और 440 वोल्ट, 440 वोल्ट हो गया। अब R1 बराबर क्या हुआ, V स्क्वायर पर R P1 क्षमता इसकी, V क्या 220 स्क्वायर है, 220 दो बार हो गया। P1 कितना है 100, 2 0 कट गई, 22 22 कितना हो गया, 22 गुणा 22 बराबर 22 का वर्ग 484 ओम हो गया। इसी प्रकार R2 क्या है, R2 V2/P2, V2 220 गुणा 220 अपॉन P2 कितना है 200, 2 0 कट गए, 2 से 11 बार कट गया, तो R2 कितना हो गया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 23 24 242 ओम, इतना हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब देखो आई क्या होता है, V/R, V क्यों देखो ये क्या होता है, ये 440 और ये होता है 726। अब 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, ये हो गया 220/363। ठीक है ना। अब देखो 100 वाट बल्ब
के एक्रॉस वोल्टेज वोल्टेज V1 बराबर क्या है 440 गुणा 484 726। अब इसे कट पिट करके लाएंगे हम, तो ये बनता है कि जब इसका वो करेंगे सॉल्यूशन तो 293.33 वोल्ट बना। ठीक है ना। अब देखो 200 वाट वाला करेंगे। 200 वाट बल्ब के एक्रॉस वोल्टेज V2 क्या हुआ 440 गुणा 242 अपॉन 726। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है सॉल्व करके 146.672। ठीक है, इतना आएगा। अब देखो 100 वाट बल्ब के एक्रॉस वोल्टेज वोल्टेज मान वोल्टेज मान बल्ब के रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा है, इसलिए 100 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। 100 वाट का बल्ब क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। और भाई हमारा विकल्प ए करेक्ट आंसर होगा। फिर समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ दो कुंडलियों के बीच युग्मन का गुणांक 0.45 है। पहली कुंडली का प्रेरकत्व 75 मेगाहर्ट्ज हेनरी एमएच है और दूसरी कुंडली का प्रेरक 105 एमएच है। कुंडलियों के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व कितना होगा ये करना है। देखो दिया है कब दिया है गिवन क्या है गिवन गिवन देखो कपलिंग कपलिंग कोफिशियंट के इक्वल दे रखा 0.45 युग्म कपलिंग का। ठीक है ना। अब देखिए प्रथम कुंडली का प्रेरकत्व L1 इक्वल कितना है 75 mH। इसे करेंगे 75 गुणा 10⁻³ हेनरी H। ठीक है ना। अब दूसरा देखो द्वितीय कुंडली का प्रेरकत्व कितना है द्वितीय का दूसरी का ये है 105 mH 105 mH। ये हो गया 105 गुणा 10⁻³ H। ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंसी M बराबर होता है K√L1L2। तो M बराबर क्या होगा 0.45 रूट L1 75 गुणा 10⁻³ गुणा 105 गुणा 10⁻³। अब इनकी गुणा करें यदि हम तो गुणा करें देखो यह गुणा करते हैं इसकी 75 105 पचम 25 5 7 5 35 7 5 5 7 5 8 78 75। तो ये कितना आया निकल के ये आया ना। चलो आगे देखते हैं कितना आ गया 78 75। तो देखो कैसे करेंगे M बराबर 0.45 और रूट 78 75 गुणा 10⁻³ -3 10⁻⁻, क्योंकि जोड़ा बन जाएंगे रूट होना है तो इन्हें ऐसे रहने दे -3 गुणा 10⁻³ -3। ठीक है ना।
अब क्या करें, इससे तो जोड़ा बन गया, एक बाहर आ जाएगा, इसका फैक्टर करते हैं। ओ फैक्टर कर दें या भागविधि से करके देखते हैं। देखो भागविधि से करके दिखाएं आपको पहले। 78 75 दो जोड़े बन गए, तो ये आएगा 8 8 64 64, 4 1 7 5 8 16, और ये आएगा 8 लिख दिया, 8 हो गया यहाँ। तो 64 का 4 यहाँ से 6 और 8 6 48 48 49 51 52 53 54 54 5 8 5 13 और 1 3 1, या पॉइंट के बाद कितने भी लिख लो, ठीक है ना, पॉइंट लगा दिया। और ये जीरो जोड़ा, पूरा जोड़ा ही उतारेंगे ये भी। और ये 8 8 16, तो 176, और फिर ये जा रहा है 7 बार, 7 7 7 7 49, 4 7 42 और 4 46, 4 और 7 7 49 और 50 53 5 7 5 12, 1 3 और 10 7, और फिर 2 जोड़ा उतार लिया, तो ये हो जाएगा फिर 7 7 14, 7 7 1 चौका लगभग 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 4 चौक 16 17 हाथ का 1 4 7 28 और 29 हाथ का 2, 68 68 70, लगभग इतने जा रहा है 88.74। तो ये हो गया 0.45 गुणा 88.74 गुणा 10 की पावर कितनी है, -3, एक आएगा इसमें से, ठीक है इतना। अब इसकी गुणा करें हम, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो देखो 88.74, 4 5 से गुणा करें, 5 चौक 20, 2 5 7 35 36 37, 3 5 8 40 3 43, 4 5 8 40 40 4 44, 5 चौक 20, 2 5 7 35 36 37, 7 3 5 8 40 3 43, 43 का 4 5 8 40 4 44, 4 चौक 16 हासिल का 1 4 7 28 और 1 29, और हासिल का 2 4 8 32 33 34, 3 4 8 32 32 35, तो 0 और 7 13 हासिल का 1 10 3 13 हासिल का 1 5 4 9 0 6 6 13 10 3 13 हासिल का 1 4 4 8 1 9 9 हासिल का कुछ नहीं 5 4 9 और 3, तो ये आया। और पॉइंट कितने 1 2 3 4 1 2 3 4, ये है यहाँ से 1 2, तो ये आया 39.93 गुणा 10⁻³ एच हेनरी, या इसे कर सकते हैं 39.93 mH, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो कौन सा विकल्प देखें, इसमें विकल्प हमारा सही है, विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर आया। समझ में आ गया यहाँ तक। अगला प्रश्न, अब देखिए प्रश्न नंबर 9, ऊर्जा मीटर किस श्रेणी में आते हैं, ऊर्जा मीटर किस श्रेणी में आते हैं, ध्यान दें। इंडिकेटिंग उपकरण, निरपेक्ष उपकरण, इंटीग्रेटिंग उपकरण या रिकॉर्डिंग उपकरण। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस है, इंटीग्रेटिंग इंट्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस है, उपकरण है, जो एक दिए गए समय में कुल ऊर्जा को मेजर करता है। ऊर्जा मीटर हाईली इंडेक्ट होता है। मीटर इस तरह की इकाई चक्कर प्रति किलोवाट घंटा रिवर्स प्रति किलोवाट है। एग्जाम्पल वाट आवर मीटर या एनर्जी मीटर। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर बना इसका। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, CRO की निवेश प्रतिबाधा लगभग है। CRO की निवेश प्रतिबाधा क्या है, देखिए। CRO एक डिजिटल उपकरण है। CRO एक डिजिटल उपकरण है जो थर्मल एमिशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो थर्मल एमिशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात हीट सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, अर्थात हीट सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यह एक रैखिक उपकरण है और इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, मेगा ओम में। तो विकल्प डी इसका
करेक्ट आंसर हो गया 1 मेगा। अगला प्रश्न, अति निम्न दाब के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है मैनोमीटर, बैरोमीटर, मैकलियोड गेज या मल्टीमीटर। 11वें क्वेश्चन में क्या है, अति निम्न दाब के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण मैकलियोड गेज है। विकल्प जो सी है बिल्कुल सही आंसर है इसका। मैकलियोड गेज एक उपकरण है जिसका उपयोग बहुत कम रेंज पर 10⁻⁶ टॉर तक दबाव मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वैक्यूम दबाव को मापने के लिए भी किया जाता है। मैकलियोड गेज को संपीड़न गेज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हॉल प्रभाव का प्रयोग करते हुए निम्न में से कौन सी मात्राएं मापी या निर्धारित नहीं की जा सकती है। अर्धचालक का प्रकार पी अथवा एन, बैंड अंतराल, विसरण स्थिरांक या वाहक सक्रिय अंतराल। देखिए हॉल इफेक्ट का उपयोग तो निर्धारित नहीं किया जा सकता 2 और 3 का, बैंड अंतराल और विसरण स्थिरांक का नहीं किया जा सकता, तो विकल्प भी सही आंसर है 2 और 3। देखिए चार्ज कैरियर की मोबिलिटी ज्ञात करने में हॉल इफेक्ट का उपयोग किस में करते हैं। चार्ज कैरियर की मोबिलिटी ज्ञात करने में, चार्ज कैरियर का सांद्रण ज्ञात करने में, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ऊर्जा अंतराल तथा विसरण धारा का पता हॉल इफेक्ट से नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शॉटकी डायोड के लिए कौन सा कथन गलत है। यह एक ध्रुवीय उपकरण है, वोल्टेज ड्रॉपर बहुत कम है, विपरीत धाराएं बनती हैं, रेक्टिफिकेशन तेज है। देखिए कैसे करना है। शॉटकी वैरियर डायोड में धारा केवल मेजॉरिटी वाहकों इलेक्ट्रॉन के कारण प्रभावित होती है, इसलिए इसे यूनिपोलर डिवाइस कहा जाता है। शॉटकी डायोड को पोटेशियम वैरियर सामान्य डायोड से कम होता है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाह केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, होल्स के कारण नहीं। अतः इनको उच्च आवृत्ति अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जा सकता है। इसका रेक्टिफिकेशन भी फास्ट होता है, इसमें धारा केवल मेजॉरिटी के कारण बहती है, अतः इसमें रिवर्स करंट प्रभावित नहीं होता है। तो हमारा विकल्प इसमें विपरीत धाराएं बहती है, विकल्प सी करेक्ट आंसर बनता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, यदि एक अर्धचालक डायोड में अग्र वोल्टेज दोगुना है, तो डिप्लीशन परत की चौड़ाई है आधी हो जाती है, 1/4 हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई नहीं। देखिए सॉल्यूशन देखो इसका। जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ मिलाया जाता है, तो पीएन जंक्शन बनता है, जिसमें अवक्षय परत निम्न हो जाता है। अवक्षय परत की चौड़ाई W 1/V और V1 बराबर V, V2 बराबर 2V, W/W 1/W2 बराबर V2/V1 हो जाएगा, या W2/W1 बराबर V1/V2 हो गया। और इसका मान रखते हैं हम, मान रखे क्या हो गएगा, इसका 1 है, इसका 2 है, तो ना हो जाएगा ना, तो ये होगा W2 बराबर 1/2 W1। अतः अग्रवाइस वोल्टेज को दोगुना करने पर अवक्षय परत की चौथाई अवक्षय परत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 1/2। ठीक है ना, तो विकल्प ए इसका सही आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, जब जीनर डायोड के माध्यम से धारा 2 के गुणक से बढ़ती है तो इसके टर्मिनलों पर वोल्टेज डॉट डॉट होता है। देखिए जब जीनर डायोड में करंट को 2 के फैक्टर से बढ़ाते हैं तो इसके टर्मिनल्स के
एक्रोस वोल्टेज प्रैक्टिकली अनचेंज्ड होता है, क्योंकि जीनर डायोड एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह कार्य करता है। जीनर डायोड एक हाईली डोपेड सिलिकॉन पीएन जंक्शन होता है जो रिवर्स वेव के वेक डाउन रीजन में ऑपरेट होता है। जीनर डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस होता है। जीनर डायोड फॉरवर्ड वेव में नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है। तो हमारा विकल्प सी प्रायोगिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तुरंत अगला भाग बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। आज के लिए चलते हैं, विदा लेते हैं। ओके।